मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आरवीएस पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा से थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का CMA-ED का लेक्चर ले रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कॉस्ट कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं निर्माण लागत नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल परियोजनाएं जिन पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का व्यय आता है, पर लागत नियंत्रण आवश्यक है। यह नियंत्रण इनके परियोजना बनाते समय और निर्माण काल में रखा जाता है। लागत नियंत्रण के अभाव में परियोजना का व्यय इसके स्वीकृत बजट से बढ़ सकता है और प्रबंधकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री सैकड़ों प्रकार की होती है, जिनकी दरें प्रायः स्थिर नहीं रहती, वर्तमान बाजार पर बहुत अधिक निर्भर करती है। फिर मजदूरी को दैनिक दरें भी लगातार महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ती जाती है। अतः कार्यों के निर्माण व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यह नियंत्रण परियोजना के अभिकल्पन काल से इसके पूर्ण होने तक रखा जाता है। यदि किसी भी चरण पर थोड़ी ढील दी जाती है या हो जाती है तो परियोजना का प्रव्यय इसके एस्टीमेट लागत से बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए खर्च के लिए प्रबंधकों को अतिरिक्त वित्तीय साधन ढूंढने पड़ते हैं। यदि ये साधन पर्याप्त और समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो परियोजना अधर में लटक जाती है। लागत नियंत्रण न होने पर परियोजना वर्षों तक लटकी रहती है। इस दौरान सामग्री और श्रमिकों की दरों में वृद्धि होने पर वह और लटक जाती है, जिससे देश का, जनता का अभिलक्षित हित नहीं हो पाता और परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि भी निरर्थक हो जाती है। परियोजना के निर्माण व्यय पर नियंत्रण रखने में इसका स्वीकृत प्राक्कलन आधार का कार्य करता है, जिसकी तुलना करके परव्यय की स्थिति ज्ञात की जाती है। श्रमिकों, संयंत्रों और सामग्री की मुख्य मदें हैं जो परियोजना की लागत पर प्रभाव डालती हैं। निर्माण लागत पर नियंत्रण रखने के लिए परियोजना की रूपरेखा तैयार करने वाले नियोजक और कार्यस्थल पर नियुक्त अधिकारी और निरीक्षक जिम्मेदार होते हैं। सामग्री क्रय व अभिकल्प विभाग भी इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। लागत नियंत्रण उपाय सरल और समझ में आने वाले होने चाहिए ताकि स्थल कर्मचारी से लागत लागू करने में दिक्कत महसूस न करें। लागत नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। परियोजना के लिए लागत नियंत्रण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। लागत नियंत्रण से स्वामी ऑब्लिक विभाग को विश्वास बना रहता है कि परियोजना स्वीकृत एस्टीमेट या बजट में संपन्न हो जाएगी। सेकंड, ठेकेदार को यह ज्ञात हो जाता है कि निर्माण कार्य में उसे वांछित लाभ प्राप्त होगा या नहीं। ठेकेदार निर्माण एजेंसी उत्तम लागत नियंत्रण करके अपना लाभांश बढ़ा सकती हैं। यदि निर्माण कार्य में हानि की संभावना हो तो इसे दूर करने के लिए समय रहते उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं। परियोजना की ऐसी मदों का पता लग जाता है जो हानि का कारण बनी हुई हैं, तब हानि के कारण भी ढूंढे जा सकते हैं। लागत नियंत्रण में परियोजना का मूल्यांकन अधिक स्पष्ट हो जाता है। क्षेत्र से उपलब्ध परव्यय आंकड़े एस्टिमेटर को दिए जाते हैं जो परियोजना लागत में संशोधन करता है। लागत नियंत्रण के आधार पर परियोजना की शेष मदों को पुनः प्राक्कलन बनाकर सुधारा जा सकता है। चरण जिन पर लागत नियंत्रण आवश्यक है। लागत नियंत्रण निम्न 2 चरणों पर अधिक प्रभावकारी रहता है। पहला, अभिकल्पन चरण पर लागत नियंत्रण। बी है निर्माण कार्य काल में लागत नियंत्रण।
जैसे कि पहला सामग्री के क्रय पर, सेकंड उपस्कर और मशीनों पर, थर्ड श्रमिकों की नियुक्ति पर, चौथा निरीक्षण कार्य पर और पांचवा दुर्घटनाओं को कम करके। ए अभिकल्प चरण पर लागत नियंत्रण विभाग की अभिकल्पन शाखा द्वारा रखा जाता है। संरचना का स्वरूप ऐसा रखना चाहिए जो स्थानीय सामग्री और श्रमिकों द्वारा न्यूनतम अवधि में पूर्ण हो सके। जटिल और अनोखे अभिकल्पन को समझने और मौके पर निर्माण कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और सामग्री और श्रमिकों पर व्यय अधिक करना पड़ता है। बी निर्माण काल में लागत नियंत्रण स्थल अभियंता व ठेकेदार द्वारा रखा जाता है। निर्माण में लागत नियंत्रण ठेकेदार के लाभांश को सुनिश्चित करता है। ठेकेदार तभी कार्य छोड़ छाड़ कर भागता है जब वह देख लेता है कि निर्माण में उसे लाभ मिलने वाला नहीं है। अभिकल्पन तथा प्राक्कलन पर नियंत्रण। परियोजना की लागत इसके अभिकल्पन और विशिष्टियों पर बहुत निर्भर करती है। अभिकल्पन सरल, आसानी से समझ में आने वाला, व्यावहारिक हो। परियोजना के कई अभिकल्प तैयार करके जो सबसे सरल और मितव्ययी हो उसी को अपनाना चाहिए। ऐसे जटिल अभिकल्पन से जिसमें समय और धन और श्रम दोनों अधिक लगते हों बचना चाहिए। परियोजना का प्राक्कलन बढ़ा चढ़ाकर तैयार नहीं करना चाहिए। यह वर्तमान स्वीकृत दरों के आधार पर ही बनाना चाहिए। मुख्य मुद्दों का दर विश्लेषण करके इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। सामग्री के क्रय और खपत पर नियंत्रण। निर्माण सामग्री खुले बाजार से न्यूनतम दरों पर क्रय करनी चाहिए और सरकार की ओर से यदि कर संबंधी कोई छूट है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का खुलकर उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सस्ती पड़ती है। परिवहन व्यय में भी बचत होती है। परियोजना की प्रगति के अनुसार ही सामग्री का क्रय करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में सामग्री का क्रय करके इसे लंबे समय तक भंडार में रखने पर अनावश्यक रूप से परियोजना राशि ब्लॉक हो जाती है और भंडारण स्थल पर भार पड़ता है। मौसम के बदलते प्रभावों से इसके नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है। सामग्री की खपत पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने पर इसकी चोरी और अपव्यय को रोका जा सकता है। सामग्री की खपत पर मानक सूची के अनुरूप होनी चाहिए। खपत दर के बढ़ने पर इसके कारणों की तुरंत जांच करनी चाहिए। उपस्कर और मशीनों पर नियंत्रण। उपस्कर और मशीनों का कार्य के अनुरूप ही चयन करना चाहिए। मशीनों का पूर्व प्रबंध करके इनकी पूरी दक्षता से काम लेकर तथा इनका निठल्ला समय या आइडल टाइम समाप्त करके इनसे अधिक लाभ उठाया जा सकता है और परियोजना व्यय को कम किया जा सकता है। कुछ मशीनों को क्रय करने की अपेक्षा किराए पर कार्य संपन्न कराना अधिक लाभप्रद रहता है। उपस्कर और मशीनों की मरम्मत के लिए निर्माण क्षेत्र में वर्कशॉप की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। श्रमिकों की नियुक्ति पर। श्रमिकों की नियुक्ति करते समय उसकी कार्य क्षमता और दक्षता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्य पर उतने ही श्रमिक लगाने चाहिए जो अति आवश्यक हों। अनावश्यक कार्य पर अति आवश्यक हों। श्रमिकों की अनावश्यक भीड़ कार्य की प्रगति को प्रभावित करती है। कार्यस्थल पर भ्रम उत्पन्न होता है। टोली में इतने ही श्रमिक रखने चाहिए जिन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसके बाद आता है निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर नियंत्रण। समयबद्ध प्रभावी निरीक्षण से श्रमिक कार्य की वांछित प्रगति बनाए रखते हैं। वहाँ निर्माण समय भी घट जाता है और परियोजना निर्धारित समय से पहले पूर्ण की जा सकती है। श्रमिकों को प्रोत्साहन
श्रमिकों को प्रोत्साहन व अन्य सुविधाएं देकर कार्य घंटों का सख्ती से पालन करके निरीक्षण की प्रभावकारी बनाया जा सकता है। दुर्घटनाओं को कम करके बड़े प्रोजेक्टों पर दुर्घटनाओं को पूर्णतः रोकना संभव नहीं हो पाता है। दुर्घटना घटने से जहां कार्य रुक जाता है वहीं श्रमिकों में भी भय उत्पन्न हो जाता है और वे काम छोड़कर भागने लगते हैं। मालिकों को हर्जाने के या क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी वित्तीय भार उठाना पड़ता है। अतः वांछित सावधानी बरतते हुए दुर्घटनाओं को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों से सावधान रहकर निर्माण स्थल पर सामग्री की चोरी, असामाजिक तत्वों द्वारा श्रमिकों से मारपीट, हड़ताल, अग्निकांड और ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखकर परियोजना की लागत को बढ़ने से रोका जा सकता है। परियोजना एस्टीमेट या प्रोजेक्ट एस्टीमेट और कॉस्ट कंट्रोल। परियोजना की लागत पर नियंत्रण में इसके एस्टीमेट की मुख्य भूमिका रहती है। यदि स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है तो निर्माण लागत के बढ़ने की संभावना नहीं रहती है और ठेकेदार को अपना लाभांश प्राप्त अन्य लाभ भी कायम रहता है। कार्य शुरू होने से पहले एस्टीमेट का पुनरावलोकन कर लेना चाहिए। कुछ अतिरिक्त कार्य को जो कार्य शुरू करने से पहले एस्टीमेट का पुनरावलोकन करना जरूरी होता है, क्योंकि निविदा के समय प्रेषित की गई प्रतियोगी दरें वास्तविक निर्माण दरों से भिन्न कुछ अतिरिक्त कार्य जो मूल ठेका शर्तों में नहीं दिए होते हैं करने आवश्यक हो जाते हैं। किसी मद की पूर्ति पर अपनी कुल लागत को प्राक्कलन में दी गई राशि से तुलना करके उसकी वित्तीय स्थिति का पता लग जाता है और अंतर पाए जाने पर लागत नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। अतः स्थल अभियंता को प्रत्येक मद का दर विश्लेषण ज्ञात होना चाहिए ताकि वह मौके पर लागत नियंत्रण अपना सके। लागत नियंत्रण विधियाँ परियोजना के महत्व और स्वीकृत बजट की दृष्टि में रखकर लागत नियंत्रण की रूपरेखा तैयार की जाती है। और जिस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए उसका निर्णय लिया जाता है। लागत नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली मदों की पहचान के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, कार्यपूर्ति के लिए उपलब्ध धन तथा व्यतीत धनराशि की तुलना करके, कार्य की मानक लागत से तुलना करके, मदों की इकाई दर का विश्लेषण करके और मुख्य मदों की निर्माण क्रिया की जांच करके। विस्तार से वर्णन निम्नलिखित है। कार्यपूर्ति के लिए उपलब्ध धन और व्यतीत धनराशि की तुलना। ये कैसे होगा? निर्माण एजेंसी और ठेकेदार किसी मद के अंतर्गत कुल व्यय और इसके अंतर्गत विभाग से प्राप्त भुगतान की राशियों की तुलना करके लागत नियंत्रण कर सकता है, परंतु यह विधि छोटे निर्माण कार्यों के लिए ठीक है। वह भी उसी प्रकार के अन्य मदों पर लागू हो सकती है, क्योंकि उस मद पर तो जो व्यय होना था हो चुका, अब उस पर नियंत्रण संभव नहीं है। सेकंड है, कार्य की मानक लागत से तुलना करके श्रमिकों और संयंत्रों की तुलना सामग्री की कार्यस्थल की दरों पर परियोजना के प्राक्कलन में दर्शाई गई और निविदा में भरी गई दरों से तुलना करके विश्लेषण करके निर्माण पर लागत नियंत्रण रखा जा सकता है और जिन मदों में लागत दक्षता अपनानी होती है उनकी सूची बना ली जाती है। यह लागत नियंत्रण की प्रभावकारी विधि है
परंतु अनेक मदों के लिए श्रमिकों और संयंत्रों और सामग्री का अलग अलग ब्यौरा तैयार करने में काफ़ी समय और श्रम लगता है और दिक्कतें आती हैं। मदों की इकाई दर का विश्लेषण करके इस विधि में प्रत्येक मद पर व्यय को उसके परिमाण क्वांटिटी से भाग देकर इकाई दर ज्ञात की जाती है। अब इस इकाई दर की परियोजना के प्राक्कलन में दी गई दर से तुलना करके ज्ञात किया जाता है कौन कौन मदें लाभ रहित हैं अथवा उनमें लागत नियंत्रण की आवश्यकता है। चौथा है मुख्य मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच करके। परियोजना की कुछ मदें अपने महत्व और परिमाण के कारण ऐसी होती हैं जिनके कारण पूरी परियोजना की लागत प्रभावित होती है, जैसे चिनाई कार्य, कंक्रीट कार्य, छत स्लैब कार्य, इस्पात कार्य आदि। इन मदों के लिए सामग्री, संयंत्र और श्रमिकों के व्यय का विश्लेषण करके प्रक्रिया की जांच परियोजना पर लागत नियंत्रण अपनाया जा सकता है। सीमेंट, गिट्टी, इस्पात की छड़ें, फर्माबंदी के व्यय को नियंत्रण रखने से परियोजना की लागत कम की जा सकती है। लागत नियंत्रण अवलेखन प्रणाली। लागत नियंत्रण अवलेखन प्रणाली। लागत नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य के परिव्यय का ब्यौरा समयबद्ध आधार पर नोट करके उच्च अधिकारियों को जांच और आवश्यक आदेशों के लिए प्रेषित किया जाता है। परिव्यय रिपोर्ट की अवधि जितनी कम होगी, लागत नियंत्रण उतना ही अधिक प्रभावकारी ढंग से अपनाया जा सकता है। सामान्यतः परिव्यय लागत रिपोर्ट साप्ताहिक मासिक पद्धति पर भेजी जाती है। इसके साथ है ये जो है यूनिट नंबर, ये थी यूनिट नंबर थी ये यूनिट नंबर थी ये 6 और लेक्चर था 1।